नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे नौजवान स्टूडेंट नए साथियों जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप मेरे सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा, हम लोगों ने फर्म तक का लेक्चर कंप्लीट किया था। उसके आगे आज हम लोग कैरी ऑन करेंगे। एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। अभी हमारा सेकंड लेक्चर लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी का सेकंड पार्ट है ये। मतलब हम लोग मिडिल में रोके हुए थे सेकंड लेक्चर को, तो वहां से हम लोग कैरी ऑन करते हैं। ये अपना डेफिनेशन का पार्ट चल रहा है। तो हम लोगों ने फर्म तक का डेफिनेशन किया था। उसके आगे हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये सब का डेफिनेशन करेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का डेफिनेशन ये है ना, इसमें अपने को कोई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अपना कोई भी पर्सन कॉमन पर्पस के लिए एक साथ आके बिजनेस कर सकता है, जिससे प्रॉफिट होना चाहिए, ज्वाइंट इनकम आना चाहिए। तो हम लोग इस बुक्स में जो लिखा है वो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन पर्सन कंबाइन टुगेदर फॉर प्रमोशन ऑफ ज्वाइंट इंटरप्राइजेस दे आर असेसेबल एज एन एओपी। अगर जब पर्सन मतलब कंबाइन होते एक साथ आते हैं, जो मतलब किसी एक साथ मतलब ज्वाइंट वेंचर जैसे सुनेंगे, जैसे एक कंपनी और एक पर्सन मिलके कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक एओपी हो गया। दूसरी तरफ इफ दे डू नॉट इन लॉ कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप, लेकिन वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं किए हैं। जैसे अगर कहीं एक पर्सन और एक कंपनी आके मतलब बिजनेस कर रही है, लेकिन वो पार्टनरशिप लॉ के हिसाब से वो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड किए हैं, तब तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी, फर्म हो जाएगी। लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं की, वो ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, वहां पे यूपी में उनको टैक्सेस मतलब टैक्स लेवी होगा। In order to constitute an association, person must join for a common purpose. तो अगर आप कोई तभी माना जाएगा जब पर्सन जो है वो कॉमन पर्पस के लिए एक साथ आए हों और कॉमन एक्शन के लिए, मतलब जो वो कर रहे हो वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक का उद्देश्य अलग कुछ है, एक का उद्देश्य कंस्ट्रक्शन करने का, दूसरा का उद्देश्य है मतलब दूसरा कुछ बिजनेस करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो पर्सन जब सेम पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए, पर्पस ऑफ वर्क के लिए साथ में मिलके ज्वाइंटली इनकम करते हैं, तो वो दूसरा उसमें कंडीशन है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म मतलब नहीं होना चाहिए, वो पार्टनरशिप के तहत रजिस्टर्ड या तो अपने को नहीं करना चाहिए, वो पार्टनरशिप लॉ के तहत कंस्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट इनफ दैट पर्सन रिसीव द इनकम ज्वाइंटली को हेयर्स को लेगेटिव को डोनी। और ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब साथ में सिर्फ पर्सन आके इनकम कर रहे तो वो मतलब एओपी हो जाएंगे। ये सब मतलब मेटर जो पॉइंट्स हैं वो मीट होना चाहिए, तभी वो एओपी के तहत उनका चार्जेबिलिटी बनेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मिस्टर यस एक पर्सन इंडिविजुअल, ए बी एंड कंपनी एक फर्म है, और एक एंड एक्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब एक कंपनी है, ज्वाइन टुगेदर टू कैरी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अदरवाइज देन एज ए पार्टनरशिप फर्म। सच एसोसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आप लोग को क्लियर हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन तभी होगा जब कोई भी पर्सन ज्वाइंट होता है टुगेदर, मतलब एक साथ आएगा, जब कोई भी एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन एक्शन के लिए, और वो वहां पे बिजनेस कर रहा है, तो और वो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप लॉ के तहत मतलब रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। ठीक है। दूसरा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे भी सेम होता है ओपी के जैसा, लेकिन यहाँ पे कोई ये फिक्स नहीं है कि कॉमन एक्शन होना चाहिए, मतलब कॉमन ये पर्पस होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं इनके मेंबर, यहाँ पे आपको कंपनी वगैरह मेंबर नहीं हो सकती है। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इन डोनेट्स इन denotes the status of person like executors or trustee who merely receive the income jointly and who may be accessible in the manner and it to the same extent as beneficiary individually. Thus
को एग्जीक्यूटर और को ट्रस्टी आर accessible as a BOI as their title and interest are individual. Income tax shall not be payable by the assessee in respect of the receipt of share of income by him from BOI and on which the tax has already been paid by such BOI. For example, mutual trade association, member clubs, etc. तो यहाँ पे बताया ना आपको, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं ना, वो पर्सन ही होंगे, इंडिविजुअल पर्सन ही होंगे। यहाँ पे आपकी कंपनी वगैरह नहीं हो सकती है जो मेंबर बने और साथ में वो मतलब काम करे। सेक्शन 231 फर्दर एक्सप्लेन दैट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन or body of individual or a local authority or an artificial judicial person shall be treated as a person whether or not it was formed with the object of driving income, profit or gain accordingly. Even if such entity had been formed not for earning by any income, profit, still they are a person for the purpose of act and are covered by the provision of the act. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ वही सेम चीज यहाँ पे बताया गया कि बीओआई में ओनली इंडिविजुअल हो सकते हैं मेंबर, वेर पीओपी में पर्सन कैन बी मेंबर, चाहे वो कंपनी हो, फॉर्म हो। पहला डिफरेंस ये है। बीओआई में क्या होगा, सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर होगा। एओपी में क्या होगा, कोई भी पर्सन। पर्सन में जो आता है, पर्सन में क्या आता है, कंपनी आती है, फॉर्म आती है। इनकम टैक्स के डेफिनेशन में पर्सन के डेफिनेशन में क्या आता है, इनकम टैक्स के डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन में इंक्लूड होते हैं कंपनी, फॉर्म, एवरीथिंग, इंटिटी, कुछ भी है वो यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। इन केस ऑफ एपी वॉलेंट्री कम टुगेदर, यहाँ पे ओपी में क्या होता है, खुद के वॉलेंट्री इच्छा से आ जाते हैं। आर विल फॉर कॉमन इंटेंट, कॉमन पर्पस, यहाँ पे कॉमन पर्पस की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकती है पर्पस उनकी, लेकिन फिर भी वो बीओआई कहते हैं। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी आप लोग सुने होंगे, म्युनिसिपल, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां की महानगर पालिका, वो लोकल अथॉरिटी होती है। ऐसे गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी होती है, ये सब सब अपने लोकल अथॉरिटी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है। द टर्म मीन्स ए म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड to or entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund. तो लोकल फंड को जो मैनेज करने के लिए बनती है वो लोकल अथॉरिटी है, सिंपल वर्ड में समझ लें, जिसको म्युनिसिपल, मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड, जो नगर पालिका को जो संभालने के लिए मैनेजमेंट बनती है, कंट्रोल करने के लिए, और लोकल फंड को, वो लोकल अथॉरिटी है। Not a local authority is taxable in respect of that part of its income which arise from any business carried on by it, in so far as that income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdiction area, where income arising from supply of water industry, even outside the local authority on jurisdictional area, is exempt from tax. तो आप समझे, ये लोकल को टैक्सेबल तभी होगा जब वो इनकम कर रही है बिजनेस कैरी आउट करके, और वो सप्लाई ऑफ कम्युनिटी और सर्विस विद इन इट्स जुरिडिक्शन एरिया। हाउएवर इनकम अराइज फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड द लोकल अथॉरिटी और ऑन जुरिडिक्शन एरिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में सुनते हैं। Artificial judicial person are the entity where which are not natural person but are a separate entities in the eyes of law. This is a residual category, could cover all artificial person with judicial juristic personality not falling under any other category of person. Did deities, bar council, university are some important example of artificial judicial. Artificial judicial person मतलब समझ गए कि जैसे कि आपने कंपनी भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लेकिन वो कंपनी के इसमें आ जाती है तो वहां पे हो जाता है पर्सन में, लेकिन जो कहीं पे नहीं कवर होता है इसके ऊपर में, वो इसमें कवर होगा। तो इसमें क्या करने का मतलब, बार काउंसिल कहीं पे कवर हुआ नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, वो भी क्या लॉ के द्वारा उनको बनाया गया है। यूनिवर्सिटी क्या है, एक्ट
उनका एक्ट होता है, एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, बार काउंसिल भी सेम है ऐसे। अभी सबसे ब्रॉड हम लोग सबसे अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं इनकम का डेफिनेशन के लिए। इनकम जो है, ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इनकम टैक्स, इनकम वर्ड ही यहाँ पे यूज हुआ है, और हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इनकम, फॉलोइंग आइटम ऑफ रिसीट आर स्पेसिफाई स्पेसिफिकली इंक्लूड इन इनकम। तो इसका सेक्शन है 224 ऑफ द एक्ट गिव अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ इनकम। एट प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम ऑफ द ऑफ रिसिप्ट आर स्पेसिफिकली इंक्लूड इन इनकम। पहला प्रॉफिट एंड गेन, दूसरा डिविडेंड, तीसरा, मतलब इसमें बहुत सारा आइटम है, ये सब सब पढ़ लेना। कैपिटल गेन वगैरह जो भी है ना, वो सारा इनकम में कंसीडर होता है, जो हम लोग टैक्सेबल यहाँ पे करेंगे। एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब पूरा कवर किया हुआ है इसमें। ये अपना कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू का, कैपिटल रिसिप्ट का। तो रेवेन्यू में सेल से जो पैसा आता है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो भी एसेट्स बेच के पैसा आता है। तो ये अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अपना बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल गेन में जाएगा। फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ट्रेडिंग एसेट। 25A में अपना इंडिया का डेफिनेशन दिया गया है, हम लोग इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द टर्म इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के आर्टिकल 1 में जो अपना टेरिटरी है उसके हिसाब से इंडिया, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone or any other specific marine zone or and the air space above its territory and territorial water, ये सारे इंडिया में कवर होते हैं। अभी इनकम टैक्स में जो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, प्रीवियस जिसके क्वेश्चन भी आते हैं आपके आईपीसीसी में, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, और ये आपके इम्पोर्टेंट है। हर एक 2 3 साल में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता ही है। तो आईपीसीसी बीकॉम वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो अभी प्रीवियस ईयर अगर 22-23 है, मतलब 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, 30 मार्च 2023 तक, तो उसका असेसमेंट ईयर कब होगा? 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। अभी हम लोग पहला डेफिनेशन लिखते हैं असेसमेंट ईयर। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 29, मतलब जो असेसमेंट ईयर है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 29 में। दिस मीन्स a period of 12 months commencing on 1st April every year, the year in which income is earned in the previous year, and such income is taxable in the immediately following year, which is the assessment year. Income earned in the previous year 2022 20 March 23 is taxable in the assessment year 23-24। मतलब सीधा वर्ड में असेसमेंट ईयर उसे करते हैं ना जिस ईयर में आपका फाइनेंशियल ईयर का इनकम जो आपने अर्न किया है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न किया उसका जो टैक्स असेसमेंट होगा। असेसमेंट मतलब असेसमेंट कब जब ईयर खत्म होएगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, ये तो 12 मंथ 12th मंथ का होता है। और ये कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से एवरी साल, एवरी ईयर। और इसमें जो भी इनकम आप फाइनेंशियल ईयर में अर्न किए हैं उसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी होता है, उसके जो असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट टैक्सेबिलिटी के लिए, टैक्सेबल इन फॉलोइंग ईयर, उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहता है। ठीक है, तो मतलब आप जब इस आपकी सपोज कमा रहे हो, अभी क्या चल रहा है, नवंबर 2022, तो ये इसमें असेसमेंट ईयर आपका कब आएगा? असेसमेंट आपका मार्च में ईयर ये खत्म होगा, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023, तो असेसमेंट ईयर हुआ 23-24। प्रीवियस ईयर
तो ये भी सेम है। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, इट्स मीन्स द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year, as mentioned earlier. The income earned during the previous year is taxable in the assessment year. मतलब सेम डेफिनेशन है, उल्टा थोड़ा इधर उधर घुमा के है। तो आप समझ जाइए, जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो उसको फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये भी 12th मंथ को होता है, और ये भी स्टार्ट आपको अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल को एवरी ईयर। प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। तो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या आता है? अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट। ये सारे जो हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है। अब हम लोग कैश क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। Where any sum is found credited in the books of the SSC and the SSC offer no explanation about the nature and source, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the sum so credited may be charged as income of the SSC of the that previous year। मतलब आपके अकाउंट में कुछ भी अमाउंट आया है और उस अमाउंट के बारे में आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, जो बता पा रहे हो आपके असेसिंग ऑफिसर जो है उसको सही नहीं लग रहा है, मतलब वो संतुष्ट नहीं है आपके उत्तर से, आपके एक्सप्लेनेशन से। तो वो आपका क्या हो गया? अनडिस्क्लोज इनकम हो गया, और वो आपके जिस पीरियड में आया उस प्रीवियस ईयर में इनकम माना जाएगा, और आपको इनकम टैक्स आपके असेसमेंट ईयर में भरना पड़ेगा उसके ऊपर। However, where the sum so credit consists of loan or borrowing or any such amount by where whatever name called, any explanation offered by the assessee in whose book such sum is credited shall not be deemed to be satisfactory unless। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपके जो क्रेडिट होते हैं उसको आप लोन बोरोइंग और एनी कुछ भी बता देते हो, और आपने ऐसा बुक्स में भी दिखाया तो भी वो मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा, उसको संतुष्टि नहीं माना जाएगा। अनलेस द पर्सन whom name such credit is recorded in the books of such assessee also offer an explanation about the nature and source of such sum be credited, and such explanation in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory। जिनके नाम से आपके अकाउंट में बुक्स में क्रेडिट हुआ है ना, उनके इधर भी सेम एक्सप्लेनेशन आपको ऑफर होना चाहिए ऑफिसर के सामने। Further, any explanation offered by the closely held company in respect of any separator share application money, share capital, share customer by whatever name called in the account, company shall be deemed to be not satisfactory unless। वही सेम चीज है यहाँ पे कि दोनों तरफ से वेरीफाई होना चाहिए, रिसिपिएंट जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, where in the financially limited proceeding the assessment year the SSC has made investment which are not recorded in the books of account, and the SSC offered source of investment or the expense offer is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the value of investment are taxed as it deemed income of the SSC। मतलब इसका कह रहे हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? आपने किसी साल सपोज एक घर खरीद लिया, जिस साल घर खरीदा और वो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन एससी जब आपके ऑफिसर उसको पूछेंगे उसके बारे में, जब उनको मतलब उसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और आप जो बताए उनको संतुष्टि नहीं हुआ आपके उत्तर से, तो वो भी आपको टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने घर खरीदा। Unexplained money, wherein any financial year of the SSC, the SSC is found to be honor of the any money, billion, jewelry, other valuable article, and same is not recorded in books of account, and the SSC offer
explanations about the nature of and source of acquisition of such money, bullion, etc. Or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the money and the value of bullion may be deemed to be income। मतलब आपने कुछ भी ऐसा अनएक्सप्लेन्ड आइटम जो आपने बुक्स में नहीं दिखा के रखा, चाहे वो ज्वेलरी हो आपके लिए, पैसा हो, और उसका आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दे के रखा है बुक्स में, और बाद में आप जब ऑफिसर को जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं और वो उनसे संतुष्ट नहीं है, तो उस पर आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको इनकम माना जाएगा। Certain case when income of previous year will be assessed in previous year itself। यहाँ पे कुछ ऐसा केस है जहाँ पे मतलब हम लोग क्या इनकम प्रीवियस ईयर में होता है और उसका असेसमेंट नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में होता है, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ केस ऐसा है जहाँ पे जिस ईयर में इनकम होता है ना, उसी प्रीवियस ईयर में उसको असिस्ट किया जाता है। तो जनरल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असिस्ट इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। Exception to this rule case where income of a previous year is assessed in the previous year itself। पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर शिपिंग बिजनेस हो रहा है नॉन रेसिडेंट का, तो उसको जिस ईयर में उसका बिजनेस हुआ उसी ईयर में उनको मतलब टैक्स मतलब असिस्ट कर देता है। पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो जिस साल में छोड़ के जा रहा है उस साल का जो तब तक का इनकम है उसका उसी टाइम पे उसको टैक्स भर के कंप्लीट करना है, उसका असेसमेंट हो जाएगा उसी टाइम पे। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। अगर ये तीनों अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कहीं हुआ और उसका पर्पस उसी टाइम पे खत्म हो जा रहा है, फिर उसके बाद उसका विघटन हो जाएगा, तो उसका प्रीवियस ईयर में ही उसका असेसमेंट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई पर्सन मतलब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टैक्स बचाने के लिए, तो उस केस में डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है तभी लास्ट पीरियड में। सॉरी, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। Section 4 of the Income Tax Act 1961 is the charging section which provide that tax shall be charged at the rate prescribed for the year by the Annual Finance Act or the Income Tax Act or both। The charge is on every person as specified under Section 231। Tax is chargeable on the total income earned during the previous year and not the assessment year। मतलब टैक्स उसी पे लगेगा जो प्रीवियस ईयर में इनकम हुआ है। असेसमेंट ईयर में भी जो इनकम हो रहा है उसका नेक्स्ट उसके उसको प्रीवियस ईयर माना जाएगा, नेक्स्ट उसके फॉलोइंग ईयर के जो असेसमेंट ईयर होने वाला है उसके लिए। तो ये तीन कंडीशन है। पहला जो अपना हम लोग जैसे पहले भी डिस्कस किए थे, एनुअल फाइनेंस एक्ट में एवरी ईयर मतलब रेट अपना प्रिस्क्राइब होता है, स्लैब रेट, इनकम टैक्स कितना परसेंट रहेगा, टैक्स रेट क्या रहेगा। और तो वो रेट या तो फिर अपना इनकम टैक्स में जो एक्ट में है वो, या तो दोनों मतलब बोथ, दोनों का में जो रेट जिसके मतलब प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज होगा। दूसरा अपना क्या है कि जो पर्सन हम लोग पर्सन का डेफिनेशन पढ़े थे अंडर सेक्शन 231 में, उसमें जो भी इंक्लूड है उनको सबके ऊपर एवरी पर्सन सबके सब पे चार्ज होगा। टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न। ये प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न होगा उस पे ही सिर्फ चार्ज होगा, असेसमेंट ईयर का इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टैक्स shall be levied in accordance with the subject of various provision contained in tax। जो अपने एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में जो भी कंटेंट हुआ है उसमें सारे पॉइंट पे यहाँ पे लेवी होगा। ये अपना रेट ऑफ टैक्स है वो 23-24, और ये अपना
60 to 80 ईयर्स वालों के लिए। ये कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन में दिखते, पहले क्वेश्चन देते हैं। मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ 12 lakhs फॉर प्रीवियस ईयर 20 to 23, comprising of income from house property and interest on fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 23-24, assuming his age is 45. अगर इनका एज 45 रहेगा तो 2.5 लाख तक नील है। 2.5 लाख से और 5 लाख तक इनका 5%, 12,500 रुपया टैक्स होगा। अगर कहीं हम लोग वो ओल्ड वाले ये कर रहे हैं, तो अगर न्यू वाले करेंगे, यहाँ पे बोला है assume that Mr. X has not opted for the provision of section 115 PSC। मतलब उसने ओल्ड जो है, मतलब ओल्ड स्लैब रेट वही लिया, उसने न्यू स्लैब रेट जो आया हुआ अंडर सेक्शन 115 PSC वो उसने नहीं कंसिडर किया। तो इनको इनका टैक्स क्या होगा? 12 में 2,50,000 लेस कर दो, उसके बाद कितना बच गया इनका? सबसे पहले 2,50,000 तक नील है, तो उसको 2,50,000 सेपरेट रखो। फिर 2,50,000 से अप टू 5 लाख 5% है, तो अप टू 5 लाख से 2.5 लाख पे, मतलब 2,50,000 इंटू 12 इंटू 5% इजकल टू 12,500। अब 5 लाख क्लियर हो गया। 5 लाख टू 10 लाख पे आपको 20% है, मतलब 5 लाख पे 20%, 5 लाख इंटू 20%, ये आपका हो गया 1 लाख। तो 1 लाख ये और 12,500, मतलब 1,12,500 अप टू 10 लाख। और 2 लाख पे आफ्टर 10 लाख, अबव 10 लाख ये 30% है, तो 2 लाख पे 30% होगा, तो मतलब 60,000। तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया? ये 5 लाख पे 20%, 1 लाख का 20%, 20,000, और फाइव फाइव 1 लाख, हाँ। तो 1,12,500 उधर हुआ था, 60,000 2 लाख पे 30% हुआ, तो टोटल आपका टैक्स हो गया 1,72,500। ये किसके लिए होगा? ए के लिए। अगर बी, उनका ये 63 है, अगर एज 63 है तो उनका क्या होगा? उनको 3 लाख तक ये है, हम लोग पढ़े थे ना स्लैब रेट, अप टू 3 लाख 60 ईयर एंड अबव वालों के लिए और 80 ईयर से बिलो के लिए 3 लाख का स्लैब लिमिट नील है, तो 3 लाख तक तो उन पर नील हो गया। और 3 लाख टू 5 लाख उनको 5% होगा, तो 3 लाख टू 5 लाख उनका 5% हुआ तो कितना हो गया वहां पे आपका? 5%, 2 लाख पे 5%, मतलब 10,000 रुपये हो गया। और बाकी इधर का तो सेम टैक्स होगा, तो 1,60 प्लस 10, मतलब 170 हो गया 63 वालों के लिए। और 82 वालों के लिए अप टू 5 लाख उनका नील है, अप टू 5 लाख नील है। और 5 लाख से ऊपर मतलब 1,60 हो गया। हम लोग टैक्स आंसर देखते हैं। प्लस एजुकेशन सेस यहाँ पे होगा, तो पहले वाले का 170 to 500 जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, उस पर 4% एजुकेशन सेस, ये आंसर हो गया। सेकंड केस में हम लोग 170 कैलकुलेट किए थे, प्लस उस पर 4% एजुकेशन, ये आंसर हो गया। और थर्ड वाले में 160 किए थे, उस पर 4% एजुकेशन सेस, ये आंसर हो गया। और फर्म और एलएलपी के लिए 30% टैक्स है, लोकल अथॉरिटी के लिए 30% टैक्स है ऑन होल टोटल इनकम। कोऑपरेटिव के लिए does not exceed 10,000, 10% of total income, where the total income exceed 10,000 up to 20,000, 1,000 plus 20% of amount which the total income exceed 10,000। ठीक है। और where the total income exceed 20,000, 3,000 plus 30%, 30% of the amount which total income exceed 20,000। ठीक है।
इसमें एक कंसेशनल रेट भी दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कहीं इंडियन है तो उसको 25.168%, उसमें 22% के उसको रेट लगता है डायरेक्टली। और कंसेशनल रेट है क्योंकि वो इसके हिसाब से जाएगा तो 30%, 20,000 से अगर कहीं वो 1 लाख कमा रहा है तो 80,000 पे तो 30% चला गया। इसके लिए मिनिमम तो 10% है ही है, 10,000 तक मेरे एक्सीड कर रहा है तो उसको 22% प्लस 10% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस। कंपनी के लिए टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 4 करोड़ तक है तो 25%, इन अदर केस 30%, इजकल टू और बिलो 4 करोड़ 25%, above 30%, 30% other case में in case of domestic benefit from the set up and company manufacturer article think before signing of option upon BA 15% income derived from the incidental. अंडर सेक्शन 112 में 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अंडर सेक्शन 112 ये पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इनके इन ए कंपनी, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से अबव है तो 10%। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कुछ भी ट्रांसफर होता है लॉन्ग टर्म में तो 1 लाख तक, फिर उसके बाद 1 लाख के ऊपर है तो 10%। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, time of payment of STT both at the time of acquisition and transfer, unit of oriented at the time of transfer। हम लोग ये सब जो है डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल गेन के हेड में। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। सरचार्ज, देयर, ये सारा चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये उसका क्वेश्चन है 115 BCSC का, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन किया गया है। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं बेयर करते हैं ये, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में हम लोग हर एक टॉपिक पे आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं। इसका ड्राफ्ट है रेट ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज का ये ड्राफ्ट है कितना किस पे है। जैसे अभी अब 50 लाख अगर कहीं कोई बिलो 50 लाख है इंडिविजुअल एओपी पीओआई का तो नील है, उस पर कोई सरचार्ज नहीं है। अगर 50 लाख से अब है और 1 करोड़ के नीचे है तो आपको 10% सरचार्ज भी ऐड करना है। मतलब जो टैक्स होगा प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% उसका एजुकेशन से हेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन से। अगर 1 करोड़ से अबव है, 2 करोड़ से ज्यादा, ये क्या हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, उसका इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, ना कि उनका टर्नओवर वगैरह। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर कहीं उनका, अगर कहीं कोई भी इंडिविजुअल का इनकम 1 करोड़ से अबव 2 करोड़ के
अंडर है तो आपको 15% है, 2 करोड़ से अब 5 करोड़ तक 25%, और अब 5 करोड़ आपको 37%, चाहे वो कितना भी फिर हो, 37% आपको। और ये सरचार्ज कभी भी टैक्स के परसेंटेज निकलता है, ये इनकम से परसेंटेज नहीं निकलता है। आपका जो भी टैक्स, इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर ये सरचार्ज भी बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कंप्यूट किया हुआ तो आपको बताएंगे आपको एग्जाम्पल में। देखिए, सरचार्ज वाला क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग ये सब पॉइंट को डीपली पूरा ये करेंगे। देखिए यहाँ पे सरचार्ज है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर था इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, आप लोग जब भी मतलब आपको जरूरत पड़ेगा तो ये पीडीएफ आपको मंगवा लीजिएगा, ताकि आपको उदाहरण करने के लिए काम आएगा। आपको क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा रेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का, क्योंकि ऐसे ही बात करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। और कल के डेट में हम लोग, अब से जो हम लोग करेंगे वो टॉपिक वाइज चलेगा, हर दिन एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कल के डेट में हम लोग रेसिडेंशियल स्कोप के ऊपर टॉपिक रहेगा, जिसमें एसएससी का रेसिडेंशियल स्कोप हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है या एनआरआई है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल का टॉपिक, कल से जो भी टॉपिक चलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक क्या था, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये चीज हमको आगे जाके फिर से पढ़ना है। मतलब अगर जिसने आज तक का मतलब क्लासेस मिस किया रहेगा उसका कोई इशू नहीं रहता, वो यूट्यूब पे जाके अपना लेक्चर पूरा कर देख सकते हैं। और कल से जो हम लोग लेक्चर चालू करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से जो करेंगे वो आपका टॉपिक वाइज चलेगा। और YouTube पे मैंने अभी सेकंड लेक्चर भी नहीं डाला है, कल के डेट में वो दोनों लेक्चर डाला जाएगा, तो लेक्चर 3 और लेक्चर 2। क्योंकि हम सोच रहे थे बेसिक जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है ये पूरा क्लोज हो जाए, तुम लोग एक साथ दोनों लेक्चर डाल देंगे ताकि देखने में आसानी हो समझने के लिए। और हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू। और जो कोई भी आप जुड़ना चाहते हैं इसमें, वो अपना कल कल से मैसेज कीजिए। सबको हम लोग जूम का लिंक शेयर कर दिया करेंगे पहले जनरेट करके, जिसको टॉपिक वाइज प्रॉपर समझना होगा। अब क्योंकि आपका दोनों काम हो जाएगा, जो पहले से पढ़े उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए फ्री में लेक्चर मिल जा रहा है। क्योंकि यही लेक्चर आप बाहर से परचेज करने जाएंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आईपीसीसी का टैक्सेशन का मिनिमम कम से कम तो 8-10 हजार रुपये तो खर्चा चले जाएगा। इससे अच्छा आप वो बचाओ और सेल्फ स्टडी करो और आईपीसीसी को फर्स्ट टाइम में निकालो। टैक्सेशन आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग जीएसटी को लेके आएंगे जो आपको 40 मार्क्स करेगा आईपीसी के लिए। और बीकॉम का स्टूडेंट के लिए भी आप घर से भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। और आपको जो भी कुछ क्वेरी रहेगा आप पूछ भी सकते हो, इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो कल से आप लोग ज्वाइन कर जाओ, कल से जितना ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। थैंक यू।